पाकिस्तान की जो महंगाई की इमरजेंसी है उससे जुड़ी हुई है। जी हां, माह रमजान पाक का एक कह सकते हैं एक तरह से उनके लिए इस मुकद्दस महीने में भी कोई रहमत नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की जनता पर कोई रहम इस वक्त इस माह रमजान में नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ अपने तेवर दिखा रही है। राहत तो दूर की बात है, पाकिस्तान में जिन चीजों की कीमतें कुछ समय पहले तक थोड़ी बहुत नियंत्रण में नजर आ रही थीं, वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मार्च के आखिरी हफ्ते को अगर हम उसका डेटा देखें जो कि पाकिस्तान की तरफ से ही आया है, 47% तक महंगाई यहां पर पहुंच गई है। जी हां, 47% मार्च के आखिरी हफ्ते में रिकॉर्ड की गई है महंगाई की दर। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यह डेटा जारी किया है। इसके चलते पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों जैसे आटा, दाल, तेल, दूध, इन सभी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले से ही परेशानी में घिरी पाकिस्तान की आवाम इसमें लगातार घिरती और पिसती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में क्या वाकई महंगाई की इमरजेंसी है? क्या यहां से कोई राह है? पाकिस्तान का आगे का भविष्य क्या कहता है? और क्या एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान की इस हालत से भारत को किसी तरह की चिंता करनी चाहिए? इन्हीं सब पहलुओं पर हम खास चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का एक विशेष पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। तो हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मारूफ रजा साहब हैं, कंसल्टेंट और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। मारूफ रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं। वैसे तो पुष्पेश सर को किसी तारुफ की दरकार नहीं, आप जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो विदेश मामले उन पर खास पकड़ रखते हैं। कई पहलुओं पर चर्चा हम कर चुके हैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा हमारे साथ हैं जो कि एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। प्रोफेसर बेहरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर पंत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, एक चीज़ हम जैसे लोगों के लिए जो हम तमाम चीज़ों को विश्लेषण कर रहे हैं या देख सुन समझ रहे हैं, उनके लिए तो आपके तमाम जो विश्लेषण होते हैं वो काफ़ी होते हैं ऐसे मुद्दों को समझाने के लिए, उसकी तह में जाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां पाकिस्तान में, अगर मैं खास तौर पे इस पूरे जी के जंजाल को देखूं पाकिस्तान के और बिजनेस चैनल के दर्शकों के नज़रिए से समझना चाहूं, तो पाकिस्तान में जो महंगाई की स्थितियां हैं, इसकी जड़ में आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं? क्या वो कर्ज का बोझ है, आतंकवाद है, लगातार जो चली आ रही है एक पॉलिटिकल बैंक करप्सी की सिचुएशन है, वो इसकी जड़ में है, या कुछ और वजह है? देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि न मैं अर्थशास्त्री हूं, न पाकिस्तान का विशेषज्ञ हूं। मुझसे कहीं अधिक जानकार इस मामले में मारूफ भाई हैं और बेरा साहब हैं। मगर जो आपने प्रश्न उठाया है, मेरा ये मानना है कि यदि हम एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें महंगाई से हटकर, तो ये सारे लक्षण हैं उस प्राणलेवा बीमारी के जिसके लिए पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानों का दैत्याकार भ्रष्टाचार और कर्ज और उधार की और विदेशी सहायता की बैसाखी पर अपनी अर्थव्यवस्था को टिका रखना है। ये बात आज से नहीं, दशकों से चली आ रही है। और पाकिस्तान को बार बार एक असफल राज्य इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों को हमेशा से ये लगता रहा है कि उनको जमहूरियत वहां का पौधा वहां कहीं पनपने नहीं देना चाहिए, और जो गिने चुने मुट्ठी भर फौजी जनरल हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पेट में ही सारी विदेशी सहायता पहुंचा दी जाती है, सारी आर्थिक सहायता पहुंचा दी जाती है। किसी भी तरह का आर्थिक औद्योगिक विकास वहां नहीं हो सका है। पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट बन चुका है, एक फेल्ड स्टेट जाने कब का है, बार बार दिवालिया घोषित किया जा चुका है, रहमो करम पर इस्लामी राज्यों के, चीन के और अमेरिकी आर्थिक सहायता पर रहा है। आज उसके नतीजे हमें देखने को आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान को हाल ही में एक भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ की चपेट में रहना पड़ा है। कोविड के कारण भी कुछ असर हुआ है अर्थव्यवस्था पर, मगर कहीं ना कहीं आतंकवाद को की जहरीली फसल जो पाकिस्तान ने बोई थी, उसका नुकसान भी उसकी जमीन के आर्थिक जमीन को बंजर बनाने में हुआ है। अफगानिस्तान से अमेरिकियों की वापसी के बाद पाकिस्तान की संवेदनशीलता
वैसी नहीं रह गई है सामरिक, जैसी अमेरिका के लिए पहले थी। और चीन के डेट ट्रैप में, उधार के शिकंजे में जितनी बुरी तरह वो फंसा है, तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई समाधान है। वर्ल्ड बैंक थोड़ी राहत दे सकता है, मगर वर्ल्ड बैंक जो शर्तें लगाएगा वो पाकिस्तान के लिए पूरा करना असंभव होगा। तो मुझे लगता नहीं, जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारे लिए चिंताजनक विषय है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत यदि खराब होती है तो निश्चय ही जो भी वहां पाकिस्तान के शासक हैं, उनका स्वार्थ ये होगा कि वो भारत की तरफ उंगली उठाएं और अपनी मुसीबतों के लिए, दिक्कतों के लिए कहीं ना कहीं भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करें, और अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं आक्रामक हरकत करें, जो हमारे लिए चिंताजनक हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर है, ये सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को जानना बेहद ज़रूरी था। और पुष्पेश सर, मैं जानता हूँ आपका समय कम है, लेकिन मैं एक और सवाल के साथ आपके पास आऊँगा, और आपके जो कमिटमेंट है मैं जानता हूँ, उससे पहले ही मैं आपके पास आऊँगा। मारूफ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब बहुत सारी चर्चाएं हमने इससे पहले आपके साथ कर ली हैं। क्या कोई ताज़ा ऐसी डेवलपमेंट या कोई ऐसी ऐसी तकलीफ जो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाने वाली है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि पुष्पेश साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सारी समस्याओं को इकट्ठा करके हमारे सामने पेश किया। एक दो छोटे पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने देखा होगा ऐतिहासिक तौर से कि जब सोवियत रशिया जब कोलैप्स किया, सोवियत यूनियन, तो 70 साल उस मॉडल पे चला, और बाद में जब वो गुड़का, तो किस लिए गुड़का? इसलिए गुड़का कि उसने अपनी सेनानी कारतों पे और अपने मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे अफगानिस्तान था, और बहुत सी और चीजें, जैसे कोल्ड वॉर कहते थे, मिसाइल बनाना और ये परमाणु हथियार इकट्ठा करना। अभी भी रशिया के पास तकरीबन 19,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। इन सबको बनाना, रखना, मेंटेन करना, इसमें बहुत खर्चा आता है। वो इतना खर्च करते गए कि उनका खाना पीना मुश्किल हो गया। और जो हालात आप पाकिस्तान में अभी देख रहे हैं, कई सालों पहले रशिया में भी था, मैं भी रब रूस में गया था, तो मैंने देखा था कि वहां पे हर जगह आपका एक किस्म का ब्लैक मार्केट चल रहा था। और यही पाकिस्तान के अंदर अभी नजर आ रहा है मुझे, कि पाकिस्तान में जो सरकारी नाकामयाबी है वित्त स्थिति को लेके, इसका फायदा ब्लैक मार्केट वाले उठा रहे हैं। और पाकिस्तान देखिए, चावल तो इतना बना देता है, कुछ अनाज भी इतना बना देता है कि उनके लोगों को भूखा नहीं मरना पड़े। लेकिन ये सब चीज के ऊपर लोग रुकावट डाल के, इकट्ठा करके और पैसा बनाने के चक्कर में उनकी देश की हालात और बिगाड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी बात है कि पाकिस्तान की सेना, कहते तो कागज के ऊपर है, करीब 54% उनका बजट का खा जाती है हर साल। लेकिन मेरे को जाने माने पाकिस्तानियों ने बताया था कि अगर आप पूरा ये सेना का धंधा देखें, तो कम से कम 72-73% पाकिस्तान के अंदर जो पैसा हाथ में आता है देश चलाने में, वो सेना खा जाती है। और जैसे पुष्पेश पंत साहब ने बताया, ये ऐसे बड़े बड़े जनरल हैं जो खा खा के लुटेरों की तरह अपने देश को चूस रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सेना के लिए एक देश बना के रखा है उन्होंने, कि सेना का खाना पीना रुके नहीं। और जैसे अजय बिहारा साहब ने भी एक दिन बहुत अच्छे आर्टिकल में लिखा था कुछ महीनों पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, कि उन्होंने ये कहा था कि देखो, पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, यानी अपने आप को नीलाम या बेचता रहा है और पैसे इकट्ठा करता रहा। आपने देखा है कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया तो 33 बिलियन डॉलर उनके खुद के ट्रंप साहब ने मंजूर किया कि हमने इतना पाकिस्तान में पैसा डाला। वो कहाँ गया? वो फौज के पेट में गया। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कहाँ जा रहा है? फौज की पेट में जा रहा है। थोड़ा बहुत दिखाने के लिए रोड बनाते रहे और एक दो खंबे खुंबे यहाँ खड़े कर दे रहे, असली पैसा फौज के जनरल खा रहे हैं। और सबसे बड़े दोषी हैं इस चीज के अंदर चीन और कुछ गल्फ स्टेट्स, जो पाकिस्तान को बना के रख रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, काफी हद तक उन्होंने सऊदी अरेबिया और ऐसे देशों के लिए बना के रखा है कि जब जरूरत पड़े ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान वो ट्रम्प कार्ड निकाले और इनसे और पैसा वसूल करे। नॉर्थ कोरिया भी पैसा वसूल करता था अमेरिका से परमाणु हथियार से,
पाकिस्तान की भी सेना का यही कहना है कि हम जरूरत पड़े बिल्कुल। तो इस को बेच के हम देश को बचा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत अब नहीं सुधर सकती जब ठीक है, तक पाकिस्तान के ठीक है। लोग मारूफ रजा साहब, ये माफी चाहूंगा, नाकामयाब रिजीम को हटाएं और थोड़े नया वक्त के तरीका लिए इस्तेमाल करें। थोड़े वक्त के लिए आपको रोकना चाहूंगा। पुष्पेश सर की कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो मैं एक सवाल लेके उनसे विदा लूंगा। पुष्पेश सर, आपने कहा कि भारत के लिए भी ये स्थितियां चिंताजनक, कुछ बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन अगर इसको विस्तार से समझें तो किस तरह पाकिस्तान में जो बेचैनी है, इसका भारत पर किन किन पहलुओं से आपको लगता है कि भारत को चिंता करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली चिंता तो भारत को ये करनी चाहिए कि जैसे जैसे पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता होती है, वहां सामाजिक असंतोष बढ़ेगा, वहां राजनीतिक उथल पुथल बढ़ेगी। आज ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी एक दिक्कत वहां की सर्वोच्च न्यायपालिका से है। वो सर्वोच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश पर अंकुश लगाना चाहते हैं। वो 2 न्यायाधीशों ने असहमति का स्वर वहां मुखर किया है। ये पूरी नूरा कुश्ती इसलिए चल रही है कि पाकिस्तान के अवाम का ध्यान आर्थिक मसलों से हटाया जा सके। मारूफ भाई बहुत सही बात कह रहे थे कि यदि इतना व्यापक भ्रष्टाचार नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए अपनी जनता का पेट भरना कम से कम मोटे अनाज से असंभव नहीं था। और आप ये मानकर चलिए कि इस स्थिति में कोई फर्क आने वाला नहीं है। जो वेहरा साहब के लेख का उल्लेख किया मारूफ भाई ने, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अगली नीलामी का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक बार ये होता है जब आपके पास बेचने को कुछ नहीं होता है, जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक तरह का जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, बातचीत होने लगती है। यूक्रेन में जंग के बाद पूरा भू राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, तब पाकिस्तान के लिए उन परमाणविक अस्त्रों को बेचना, वो जखीरा इतना बड़ा भी नहीं है रूस जैसा, और नहीं वो उतने सनकी तुनक मिजाज निरंकुश हैं उत्तरी कोरिया की तरह के कि उसको भुना पाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह आर्थिक प्रबंधन में फौजी हुक्मरान असफल रहे हैं, वो अपने देश की नीलामी में भी असफल साबित होंगे और भारत के लिए हर हालत में चिंता का विषय है। अभी आप देख रहे हैं जो खालिस्तानियों का उपद्रव हो रहा है, नया जोखिम हो रहा है, कभी कनाडा में, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भड़काने वाली, उकसाने वाली ताकतों का हाथ है। अमृतपाल सिंह का जो नाटक चल रहा है, जो दुबई से भारत आए और फिर अब तक नजारत है, अक्सर वो टीवी कैमरा में पाए जा रहे हैं। मुझे लगता है हमको चिंतित होने की जरूरत है। और जब से कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेशों, इकाइयों में विभाजन हुआ है उस राज्य का, तब से असंतोष का एक विषय है। और पाकिस्तान कोशिश करेगा हर जगह, हर तरह से, देश में न केवल जम्मू कश्मीर के इलाके में, बल्कि देश में सर्वत्र सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंत सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और इस खास विश्लेषण के लिए। और जैसे मैंने बात की कि जी, तो पहले पता नहीं था कि इतना रोचक कार्यक्रम होने वाला है, तो दुर्भाग्य से मैंने 7 से 7:20 तक के बाद कहीं जाना था। मैं माफी चाहता हूँ मारूफ भाई से और बेहरा साहब से। धन्यवाद। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करेंगे। और प्रोफेसर बेहरा, माफी चाहूंगा आपके पास, मैं थोड़ा देरी से आ रहा हूं, लेकिन जिस आर्टिकल की चर्चा हो रही है, हमारे टीवी के दर्शकों के लिए बताएं कि दरअसल आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, वो आर्टिकल में एक आर्ग्यूमेंट था कि किस तरह से पाकिस्तान अपना जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसका बेनिफिट लेके जब भी आर्थिक संकट में पाकिस्तान पड़ा है पास्ट में, तो वो अपना स्ट्रैटेजिक लोकेशन के वजह से कोल्ड वॉर पीरियड में अमेरिकन प्रेजेंस अफगानिस्तान उस टाइम में उन्होंने उसका बेनिफिट लिया और उनको एड मिला, जिसकी वजह से जो आर्थिक संकट उन टाइम थे वो उसको टैकल कर सकते थे। अभी एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जो अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान और उनको इकोनॉमिक रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा है। बट मेन प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का है वो ये है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज आ गए हैं पाकिस्तान इकोनॉमी में, जो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स ने एड्रेस नहीं किया है, कि धीरे धीरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी नहीं है इंटरनेशनल,
इकोनॉमी में। आज पाकिस्तान का इकोनॉमी कैन नॉट कॉम्पीट विद बांग्लादेश या और रीजनल इकोनॉमीज हैं, ईरान या टर्की वगैरह वगैरह। तो वो उस तरह से मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं जो उनका एक्सपेंडिचर है। उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो उनका टैक्सेस की वगैरह से रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज के लिए मेन एक कंपोनेंट है एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट मार्केट में वो बहुत वीक हो गए हैं। अभी वो ना एक्सपोर्ट से उनको, जिसके वजह से उनको ये जो डॉलर्स का प्रॉब्लम आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है, आज उनके पास सिर्फ रफली मेरे ख्याल में 4.5 बिलियन डॉलर्स है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स में उनको बहुत दिक्कत आ रही है और वो कई सारी चीजों को इंपोर्ट करने का जरूरत पड़ रहा है। और पिछले साल से, जब से ये फ्लड्स हुआ पाकिस्तान में और यूक्रेन वॉर के बाद, बहुत सारी चीजें महंगी होंगी। और जो फूड इन्फ्लेशन के बारे में आपने बताया, पाकिस्तान जो नॉर्मली फूड सेल्फ डिपेंडेंट है, इनको इंपोर्ट नहीं कर पाता है, बट पिछले साल से उनको फूड भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके वजह से आटा वगैरह मार्केट में इतना महंगा है कि उन्हें आटा भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मतलब कि वो डॉलर्स में पे कर रहे हैं आटा के लिए। सो जाहिर है कि उसके वजह से मार्केट में इतना प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। सो इसका शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन बहुत ही मतलब डिफिकल्ट लग रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में ये जो प्रॉब्लम को ये टैकल कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म का हम कह नहीं सकते हैं, बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ अगले 6-7 महीने में इनको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बिकॉज इनको बाय जून 2023 इसी साल $7 बिलियन इनको डेट रीपेमेंट में देना है, और 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर में इन्हें $15.5 बिलियन डेट में देना है। सो ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे? इवन इफ IMF से लोन आ गया और कई कमर्शियल बैंक से या फ्रेंडली कंट्रीज से लोन आ गया, इनके पास इतना मतलब सक्षम नहीं है कि ये 10-20 बिलियन डॉलर्स इकट्ठा कर पाएंगे जिससे कि डेट रिसाइकलिंग होगा। बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप फिलहाल डेट ही रिटर्न कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव मतलब कि इकोनॉमी में कोई मोमेंटम नहीं ला पाएंगे। ये सिर्फ एक मतलब क्राइसिस को डील करने वाली सिचुएशन। सो नेक्स्ट 6-7 महीना आई थिंक पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल सा देख पा रहा हूँ। और पॉलिटिकल लीडर्स में अभी ऐसे कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई पॉलिसी है, और पूरा ये कंट्री मिल के इस क्राइसिस को डील करेंगे। बहुत अहम बातें आपने बताई, और वाकई ये जो सबसे बड़ी चिंता है और ये जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है कि हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता तो अपनी तरफ है, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी ओर से कोई इस तरह के मूव नहीं लिए जा रहे हैं, या जो एक सोच नजर आनी चाहिए उसकी भी कोई खास पिक्चर नजर नहीं आ रही है। मारूफ सर, आम तौर पर हम देखते हैं कि खासतौर पर श्रीलंका का सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है कि जब किसी देश में इस तरह की स्थितियां होती हैं तो एक तरह का गुस्सा, नाराजगी, प्रतिक्रिया जो है वो जनता की तरफ से नजर आती है। पाकिस्तान के केस में इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की कोई बहुत तीव्र प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं जैसे आपको सोवियत यूनियन या रशिया का पुराना मिसाल दे रहा था, वो 70 साल चला क्योंकि उसको एक आर्टिफिशियल आइडिया था, एक ऐसा बना रखा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, वराना फलाना, और वो गुड़क गया। अभी पाकिस्तान के 75 साल हो गए हैं, और मुझे भी लगता है 1-2 साल में इस तरह अगर हालत रही तो वो गुड़केगी। अभी करना क्या है? पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा उनकी फौज और फौज के कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन खाते हैं, और उनमें से कोई टैक्स नहीं भरता। तो ये IMF वाले जो अजय साहब भी बता रहे थे, वो कहते हैं कि आप अपना रिस्ट्रक्चर करो, अपने टैक्स का सिस्टम बनाओ। अरे टैक्स किससे लोगे आप? ये जो लोग लड़ रहे झगड़ रहे हैं बसों के ऊपर अनाज लेने के लिए,
कि उन मोटे जनरलों से जो खा खा के पाकिस्तान को चूस लिया है उन्होंने, वो जब तक टैक्स नहीं देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को हर साल अपना काम चलाने के लिए कम से कम $30 बिलियन की जरूरत है, और अभी तो वो आईएमएफ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि हमको 2 बिलियन ही दे दीजिए, किसी तरह हम अगले 1 महीना 1.5 महीना गुजार लें। उसके बाद क्या? वो कोई समस्या अगर खड़ा करें, जो दुनिया के लोग आके उनको बोलें कि नहीं नहीं नहीं, आप ये झंझट मत पैदा करो, हम पैसे देते हैं और आप चुप से बैठ जाओ, ये भी नहीं हो सकता। भारत के साथ तो वो अब अपना जो है नाखून दिखाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जब से उरी का रेड हुआ है और बालाकोट का हुआ है, और भारतीय सेना ने, मोदी साहब की सरकार ने बता दिया है कि साहब ऐसा जवाब देंगे आपको कि आप जो है ना फिर अपने ख्वाब में भी नहीं सोच पाए होगे, तो वो भारत के साथ भी ये नहीं कर सकते। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के सामने, और मैं बड़े सीरियसली कह रहा हूं आपको, 2 रास्ते हैं। या तो अपने कुछ शहर चीन और ऐसे देशों को बेचें जहां पे वो अपना गढ़ बना लें, उनको पैसा दें, जैसे कि उन्होंने ग्वादार पोर्ट में कराची के नजदीक एक पोर्ट बनाया है और वहां चीन ने उनको पैसे खिलाए हैं, तभी ये डील हुई है। पीओके के अंदर भी यही डील हुई है कि चीन ने बहुत सी जगह उनको पैसे खिलाया है, जिससे पाकिस्तान अपनी काम चला रखा है। दूसरी चीज ये है कि भारत जैसे देश के साथ भी वो एक बार एक समझौता करें, कहें कि साहब पूरा ये टेंशन हम खत्म करते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा ना होगा तो हम आपको सेना पे इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो जो भी प्रधानमंत्री बोलेगा, चाहे इमरान खान था पहले या इससे पहले कोई और है, उसको दरवाजा दिखा दिया जाएगा। शरीफ साहब तो एक पुतले हैं उनके, और अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान को जरूरी ही पैसा चाहिए, तो वो पीओके की जमीन हमें वापस दे दे और हमसे कुछ पैसा ले ले और कहे कि चलो साहब हमारा टेंशन खत्म, भारत को पूरी कश्मीर मिल जाती है और पाकिस्तान को जीने की एक लाइफलाइन मिल जाती है। वो भी भारत के हद में है, कर सकता है, लेकिन वो आइडिया पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी हालात में मैं ये मामला बिगड़ता देखता हूं, और पाकिस्तान में जो आग लगेगी उससे हमको इतना घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान में और बात बिगड़ेगी तो लोग कूद के हमारे पास आ जाएंगे। अरे यार, कभी जाके बॉर्डर पे देखो, जिस किस्म की फेंसिंग लगी हुई है उसके अंदर से तो टैंक भी नहीं जा सकता, इंसान तो कैसे घुस के आएगा भारत के अंदर। तो ये हवा बनाने वाले भी वो वैसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान के हमदर्द हमारी सोसाइटी में बैठे हैं। वापस आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही। प्रोफेसर बेहरा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि हम कोई राह तो साफ तौर पे पाकिस्तान के सामने नज़र नहीं आ रही। इन सब के बीच अगर हम दुनिया के कई मुल्कों की, और मेरा ख्याल है कि आप इशारा समझ रहे होंगे, क्या पाकिस्तान के प्रति उनके रवैये में हाल फिलहाल कुछ सालों में बदलाव आया है? क्योंकि क्या पूरी दुनिया कुछ अपने इंटरनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी उलझी हुई है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को उस तरह की मदद नहीं मिल रही है, या दुनिया को देर से समझ में आया है कि ये जो मदद होती थी वो इन्वेस्टमेंट और बाकी हितों के जरिए होती थी? नहीं, देखिए, बाकी जो कंट्रीज जिनके साथ पाकिस्तान का गहरा रिलेशंस है, उन लोगों को भी समझ में था कि पाकिस्तान का इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, और कई बार अमेरिकन पॉलिटिशियंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्लिंटन वगैरह वगैरह ने इनको कई बार उन्होंने बोला कि दैट आपको अपना इकोनॉमी सुधारना पड़ेगा, आपको अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज सबको पता है कि ये एक ऐसे इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक टर्म्स में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो 10% है, बहुत ही कम मुल्क होंगे जिनके उस तरह के टैक्स रेशियो हैं। सो 10% टैक्स रेशियो में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसमें इनके जितने मेन ये है जिनके हमें पता है कि इनका इनकम होगा, वो इनकम देते ही नहीं है। आई मीन, आप सरप्राइज होंगे कि इमरान का 2 साल पहले या 3 साल पहले उन्होंने इनकम टैक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए दिया था, और ये आप डेटा निकाल के देखेंगे, वो जरदारी के बारे में और बाकी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कोई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि बिल्कुल टैक्स देते ही नहीं है।
तो एक ये तो टैक्स का प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि पाकिस्तान में टैक्सेशन मतलब टैक्स ही नहीं कर पा रहे और टैक्सेस रेज नहीं कर पा रहे। कम से कम 30% ऑफ जीडीपी होना चाहिए टैक्सेस। तो इसके बारे में बाकियों को पता है, चाइना को भी पता है, यूएस को भी पता है, और यूएस ने कई बार बोला पाकिस्तान को कि आप यू विल हैव टू टैक्स योर पीपल, यू हैव टू रेज टैक्सेस। एंड इनफैक्ट रिसेंटली सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बोला कि देखिए, हम अपने सिटीजन्स को टैक्स कर रहे हैं, आपको भी टैक्स करना पड़ेगा। सो अब पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है? बिकॉज आप जब बाहर जाके मांग रहे हैं दूसरों को कि हमें दे दीजिए कुछ पैसे, तो दूसरे तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि ठीक है, आप खुद क्या कर रहे हैं, आप खुद टैक्सेस रेस करो, मिलिट्री बजट कम करो, या जो भी है। बिकॉज मारूफ साहब ने बताया, ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं, बट टोटल इनका मिलिट्री बजट इज रफली अबाउट 25% ऑफ देयर बजट, एनुअल बजट। और टोटल इनका मिलिट्री बजट और डेट सर्विसिंग अगर जोड़ दिया जाए तो वो तो 50% बजट से ऊपर चला जाता है। सो इनका जो बजट है वो तो पूरा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जा रहा है, एंड ये दूसरों को पता है, चाइना को भी पता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि व्हाई चाइना इज इन्वेस्टिंग सो मच, क्योंकि उनको पता है कि ये कंट्री डेट में जाने वाला है। बिकॉज आप चाइना से इतना लोन लेंगे तो $30 बिलियन चाइना से इन्होंने लिया हुआ है जो रिटर्न करना है, और इसी साल चाइना को भी इनको कुछ पैसे रिटर्न करना है। एंड चाइना को पता है कि ये जो इकोनॉमी है पाकिस्तान का, उसमें ये जनरेट नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज, ये रिटर्न कैसे करेंगे? सो बहुत सारी कंट्रीज रिलक्टेंट हैं, इनको अभी आईएमएफ के पीछे पड़े हुए हैं। एंड आईएमएफ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए इनको कहा है, जो कि बाकी कंट्रीज वॉच कर रहे हैं कि किस हद तक पाकिस्तान ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगी। अगर नहीं लाएगी तो कौन इनको देगा लोन, कौन इनको ये करेगा? बिकॉज उनको पता है कि इनका प्रॉब्लम है, दे विल नॉट बी एबल टू रीपे दैट लोन। एंड दैट इज द रीजन ये इनको कमिटमेंट हुआ है अभी इसी साल एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अबाउट $10 बिलियन कमिट किया सबने। बट सबने बोला जब तक आईएमएफ के साथ आपका सौदा नहीं होता है, जब तक आईएमएफ के साथ जो भी कंडीशंस मान के उसके बाद लोन आएगा, तभी जाके हम ये रिलीज करेंगे। सो थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए अब चाइना ने आई थिंक पिछले हफ्ते $2 बिलियन दिया, सो दैट उनको दिखाने के लिए कि आईएमएफ को कि इनके पास ये जनरेट कर रहे हैं करके। सो ये प्रॉब्लम है कि बाकी कंट्रीज को भी पता है, और अभी थोड़ा सा बाकी कंट्रीज सतर्क हो गए हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट इनको लोन देने में खतरा है, बिकॉज इनका इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है जिसमें कि ये हमें लोन रिपे कर पाएंगे। सो बाकी कंट्रीज के साथ भी इनका रिलेशन अभी ऐसा है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज भी कोई आसानी से इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। एंड आई थिंक दैट स्टेटमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टैक्सेस आपके लोग टैक्स नहीं देंगे, हमारे सिटीजन टैक्स देंगे और हम आपको लोन देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रोफेसर अजय दर्शन बेहरा साहब इस शानदार विश्लेषण के लिए। मारूफ रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। अलग अलग पहलुओं को आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने आपने रखा, जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने और ये चैलेंजेस किस वजह से हैं, उन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। हमारे साथ पुष्पेश पंत सर भी जुड़े हुए थे, उन्होंने इसकी पूरी बुनियाद, आखिर ये जो इस वक्त की क्राइसिस है, इसकी क्या इसकी बुनियाद रही और किस वजह से इस तरह की स्थितियां पनपी, उन सब पर रोशनी डाली। और इस चर्चा के जरिए हमने तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई का आपातकाल है, इसकी जड़ में क्या है, आगे की राह क्या है, और इसके साथ ही जो पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक्स चेंज हो रही है, एक समीकरण चेंज हो रहा है, वो पाकिस्तान के लिए किस तरह की सूरत हाल आगे आने वाले वक्त में ले आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ खास खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।